हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही यूनिक स्टोरी जिसका नाम है इनोसेंट विटनेस। कहानी की शुरुआत में हम हान नाम के बंदे को देखते हैं जो कि एक लॉयर था, एक बहुत ही बड़े लॉ फर्म का। वो अपने फादर के साथ रहता था और उसने शादी नहीं की थी। उसकी उम्र 46 ईयर्स थी, इसलिए उसके फादर हमेशा उसके लिए चिंता में रहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम जीवू से मिलते हैं जो कि एक स्पेशली एबल्ड बच्ची थी। वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड थी एंड ऑटिस्टिक एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें बच्चों को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। वो बच्चे ज्यादातर खुद पे ही रहना पसंद करते हैं और जीवू की हियरिंग एबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी। शाम को घर पे वो वीडियो देख रही थी कि तभी सामने वाले घर से आवाजें आती है जिससे वो घबरा जाती है। फिर वो सामने वाले घर की तरफ देखती है और उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वो आवाजों को रोक नहीं पा रही थी और वो काफी परेशान हो जाती है। तभी घर पे उसके पेरेंट्स आते हैं, उसे कंफर्ट देते हैं। कुछ देर में सामने के घर से पुलिस कार और एम्बुलेंस आते हैं एंड वहाँ उस घर के मालिक मिस्टर किम की जान चली गई थी। फिर अगली सीन में हान एक मीटिंग पे था जहाँ पे फर्म के सभी लॉयर्स मौजूद थे। उनके पास यांग उन सभी को एक बड़ी कंपनी के केस के बारे में बता रहे थे जिसके मालिक ने मार्केट में पॉइजनस पैट्स बेचे थे, जिस वजह से उसके ऊपर केस कर दिया गया है। उन सब में से हान खड़ा होकर एक इजी सोल्यूशन बता देता है जिसे देख यांग इंप्रेस हो जाते हैं। हान को लॉ फर्म ज्वाइन किए सिर्फ 1 साल ही हुए थे एंड वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था और इसलिए यांग चाहते थे कि वो उनकी फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए एंड इसके लिए हान को प्रमोशन चाहिए होगी। उसके लिए उसे एक बड़ा केस जीतना होगा। वो मिस्टर किम के मर्डर केस को सौंपते हैं एंड उस घर पे मिस्टर किम उनकी देखभाल करने वाली लेडी रैन रहती थी और उन पर ही सारा शक जा रहा था कि उन्होंने इस मर्डर को करके इसे सुसाइड के जैसा दिखाया है। लेकिन रैन कह रही थी कि मिस्टर किम खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे और वो उन्हें बचाने की कोशिश करी थी। लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही विटनेस है और विटनेस के बयान के अनुसार रैन नहीं खून किया है, लेकिन विटनेस ऑटिस्टिक है एंड ये केस काफी कंफ्यूजिंग हो चुका है। वह अगले दिन वो वहाँ की जेल पे जाता है रैन से मिलने एंड वहाँ पर वो रैन से पूछता है आखिर उस रात को हुआ क्या था। वो बताती है मैं खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई थी। मैंने देखा मिस्टर किम खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उस बैग को फेस पर से हटाने की, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन से मानो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ गई हो। इसलिए मैं किचन से कैंची लाने गई ताकि मैं उस बैग को काट सकूं। लेकिन जब तक मैं वापस आई तब तक मिस्टर किम जा चुके थे और वो बताते हुए रोने लगती है कि अगर वो उस दिन घबराई ना होती तो शायद आज उनकी जान बच जाती। उसे ये भी कहती है कि वो उनके पास पिछले 10 साल से काम करी है, आखिर वो ऐसा क्यों ही करेगी, उसके पास कोई रीजन भी नहीं है। और वो ये भी बताती है कि 2 साल पहले किम की वाइफ की डेथ हो गई थी एंड उसके बाद से ही वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं रह रहे थे। शायद ये भी कारण हो सकता है उनकी आत्महत्या का। रैन उसे कहती है मेरे पास आपको देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन जब मैं जेल से बाहर निकलूंगी तो आपके लिए टेस्टी से टेस्टी डिशेस बना कर दूंगी। मैं सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन प्लीज मेरी मदद करिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। हान वहाँ पर उसकी इनोसेंस को देख पा रहा था, लेकिन उसे बचाए भी तो कैसे, वो यही सोच रहा था। फिर वो वहाँ से ऑफिस आ जाता है एंड वहाँ उसकी जूनियर ने विटनेस के बयान को रिकॉर्ड कर कंप्यूटर पे डाल दिया था। फिर उस रिकॉर्डिंग को देख दोनों यही सोचे थे कि आखिर ये बच्ची जिसका ध्यान बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पा रहा है, इसके बयान पर उस लेडी को मुजरिम कैसे बना दिया गया। हमें इस केस को किसी भी हाल में सॉल्व करना होगा। वह फिर अगले दिन हान मिस्टर किम के टाउन पे जाता है एंड वहाँ वो एक अनजान बंदे से किम के घर का एड्रेस पूछता है। उसे देख वो आदमी कह रहा था कि रैन सच में बहुत अच्छी है, जरूर उसे कोई फंसाना चाह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मिस्टर किम की जान ली हो। फिर वो किम के घर पे उसके बेटे से मिलता है और फिर वो जीवू के घर पे जाता है। वो जीवू की मॉम से बात करता है और जीवू से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि जीवू ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुकी थी। इसलिए हान जीवू के बयान वाली वीडियो को लेकर एक एक्सपीरियंस के पास गया था एंड वो उसे बता रही थी कि जीवू कोई नॉर्मल ऑटिस्टिक बच्ची जैसी नहीं है। उसे देखकर लगेगा कि वो ना समझ है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो उसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा है। शाम को वो अपनी दोस्त के पास जाता है एंड वही थी जो पॉइजनस पैट्स के लिए प्रोटेस्ट करी थी और केस लड़ रही थी। उसके घर डिनर कर दोनों वॉक कर रहे थे एंड उसी में हान कह देता है तुम जो बैटल लड़ रही हो उसे जीतने के चांसेस काफी कम है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि विक्टिम्स को कंपनसेशन दिलवा दो, वो शायद हो भी जाए। ये सुनकर सू को काफी बुरा लगता है कि आखिर उसके बचपन के दोस्त को हो क्या है। फिर वो घर पे वीडियो देख रहा था कि ऑटिस्टिक बच्चों को दुनिया कैसे दिखती है और वो उस वीडियो को कुछ सेकंड से ज्यादा देख नहीं पाता, उसकी आंखें खराब होने लगती है। अगले दिन वो रैन से मिलने गया था एंड वहाँ वो कह रहा था कि प्रोसिक्यूशन वाले लॉयर्स के पास तो एक बयान है आपके खिलाफ, हमें भी कुछ ढूंढना होगा ताकि हम आपको डिफेंड कर सकें। फोन से कहता है कि आप पॉलीग्राफ टेस्ट दे सकते हो ताकि हमारे पास भी कोई सबूत हो। वो कहती है आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तैयार हूँ पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए, लेकिन बस एक प्रॉमिस करो कि वो टेस्ट फेयर होगा, मैं आपके डाउट को दूर कर दूंगी कि मैं बेकसूर हूँ। हान कहता है आपको टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, उसे उनके इनोसेंस पर यकीन हो गया था। अब वो कोर्ट जाता है प्री ट्रायल अर्जुमेंट के लिए। वहां पर हम प्रोसिक्यूशन लॉयर से मिलते हैं जिसका नाम था ली एंड हान वहां पर रिक्वेस्ट करा था कि उसे भी जीवू से बात करने का मौका चाहिए और ली कोशिश करा था कि उसे वो मौका ना मिल सके। वो बहाने बनाने की कोशिश करता है कि जीवू की कंडीशन वैसी नहीं है कि वो सभी से मिले, और हान कोशिश करता है कि जीवू को किसी तरह वो कोर्ट रूम में लाने की परमिशन ग्रांट करवा ले और बिल्कुल ऐसा हो जाता है। जज परमिशन ग्रांट कर देते हैं। ली का भाई भी ऑटिज्म से सफर करा था, इसी वजह से ली को ये केस सौंपा गया क्योंकि वो ऑटिज्म से सफर कर रहे इंसान के साथ बिहेव करना चाहता है। हान उसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर ऑटिस्टिक इंसान से हम बात कैसे करें। ली कहता है कि वो ऑटिस्टिक पर्सन अपनी दुनिया में रहते हैं और अगर उनसे बात करना चाहते हो तो उनके पास जाओ, उनसे दोस्ती करो। इसलिए वो जीवू के स्कूल चला जाता है छुट्टी के वक्त और जीवू अपनी इकलौती दोस्त शिन के साथ वापस आ रही थी। वो उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं करती। उसके टाई को देख वो कहती है इसमें 267 डॉट्स हैं। वो हैरान हो जाता है कि तुमने इतनी जल्दी डॉट्स को कैसे गिन लिया। वो उन्हें बताता है कि वो रैन का लॉयर है और इसीलिए वो जीवू से बात कर रहा है। जीवू को दूर दूर की चीजें भी सुनाई दे रही है तो वो शुक्रिया बोलते हुए आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उससे बात कर रहा है। हाँ जीवू से कहता है कि रैन ने उन अंकल को नहीं मारा तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो उन्हें बचाने में। जीवू इनोसेंटली कहती है अगर स्ट्रेंजर परेशान करे तो पुलिस को कॉल करते हैं, मैं कॉल कर रही हूँ, और फिर वो भाग जाती है। शिन कहती है कि आप अगर जीवू से बात करना चाहते हो तो पहले उसे दोस्ती करिए।
उसे पजल और क्विज़ेस बहुत पसंद है। अब आज था ट्रायल का पहला दिन। हान पेश करते एविडेंस कि मिस्टर किम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उन्हें एंजाइटी और इंसोम्निया बहुत ही ज्यादा था और इस हालत में लोग अपनी जान ले लेते हैं। और तो मिस्टर किम काफी बूढ़े भी थे और अकेले भी, तो उनके केस में सुसाइड के चांसेस काफी ज्यादा है। अब कटघरे में पोस्टमार्टम करने वाले को बुलाया जाता है एंड उसका नाम था कैंग। ली से सवाल जवाब करता है एंड कैंग वहां बताता है कि मिस्टर किम की जान सांस न लेने के कारण गई है। किसी ने उन्हें प्लास्टिक के बैग से कवर करके मारा है। वो बताता है किम अपने 80s में थे और रैन 40s में, तो अगर वो चाहती तो किम को बचा सकती थी। अगर रैन ने उन्हें मारने की कोशिश की होगी तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि एक बूढ़े और पतले किम रैन से खुद को डिफेंड कर पाए। प्लास्टिक पे भी उंगलियों के निशान रैन के ही है, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि उन्होंने प्लास्टिक को फाड़ने की कोशिश की है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि रैन उन्हें बचा नहीं सकती थी। यानी कि वहां पर कैंग एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने आता है कि रैन ही कातिल है। फिर हान कैंग को उसकी ही प्रिंट की न्यूज़ दिखाता है कि एक बार कैसे डूबते हुए इंसान को जब सांस लेने में दिक्कत आई और सर्वाइवल के लिए उसके अंदर का सुपर ह्यूमन जाग गया था। बेसिकली हमारा ब्रेन क्रिटिकल मोड में हमारे स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देता है। तो हान कैंग से पूछता है आपकी आपके रिपोर्ट के हिसाब से किम ने मरने के जिद में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं दिखाया होगा। फिर हान ये भी दिखाता है प्लास्टिक बैग को यूज कर सुसाइड किया गया था। पहले भी इंटरनेट पे इसकी कई सारी जानकारी ऑलरेडी मौजूद है। वो ये भी बताता है कि लोग ब्यूटेन गैस का उपयोग करते हैं ताकि वो होश खोने लगे। एंड मिस्टर किम के घर पे ब्यूटेन हमें मिला है। बस अब ये पता करना है कि मिस्टर किम ने उस गैस को खरीदा हो, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड फिर वो वहां पे मिस्टर किम के ब्यूटेन गैस को खरीदने वाले सीसीटीवी फुटेज को भी दिखा देता है। ली इस बात का पोस्ट करता रह जाता है, लेकिन जज इसे एज एविडेंस ले लेते हैं। अब 2 हफ्तों बाद इस केस की दोबारा सुनवाई होगी। उस समय जीवो को भी बुलाया जाएगा। अब हान जीवो से मिलने स्कूल जाता है एंड वो उसके लिए पजल लेकर गया था, लेकिन जीवो उसे नहीं लेती क्योंकि छोटे बच्चों वाले पजल्स थे। तो हान उसे लॉजिक पजल सुनाता है एंड फिर वो जीवो को रेमेन नूडल्स भी खिलाता है जो सिखाने के बहुत मन थे। जीवो को ब्लू जेली भी बहुत पसंद थी। फिर वहां से वो दोनों घर पहुंचते हैं। वहां बिली पहले से था एंड उसकी और जीवो की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि उसे ऑटिस्टिक पर्सन से बात करना था। एंड हान वहां पे जीवो की मॉम यंग से दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जीवो से बात करने में हेल्प करे, लेकिन वो मना कर देती है। फिर हान ली से कहता है आखिर तुम रैन को फंसाना क्यों चाहते हो? तुम्हारे कारण एक इनोसेंट इंसान की लाइफ खराब हो सकती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है ना ऑटिस्टिक इंसान कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। हान कहता है वो झूठ नहीं बोल रही, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने सिचुएशन को समझने में गलती करती हो। एंड फिर वो टीवी पे देखता है कि सू अपने केस को हार रही है। वो उसे रेस्टोरेंट पे मिलने जाता है, लेकिन वो उसे अभी भी नाराज थी। फिर वो अपने बॉस से मिलने जाता है एंड वहाँ वो उसे बता रहे थे कि मिस्टर किम का जो बेटा है वो एक सीईओ है एंड उसे एक लीगल एडवाइजर की जरूरत है। अगर उन्होंने इस केस को जीत लिया तो शायद उनके फर्म को मौका मिलेगा लीगल एडवाइजर बनने का, और वो हान को सजेस्ट कर देंगे बनने के लिए। इसलिए वो चाहते थे कि हान इस केस को जीत जाए। हान सोचता है अगर ऐसा हो गया तो वो बहुत पैसे कमाएगा और फिर अपने फादर के लोन्स को भी चुका देगा। इसके लिए टेंशन फ्री होने का सबसे बेस्ट मौका था। घर आकर वो सू के बारे में सोचा था कि तभी उसे जीवो का मैसेज आता है उसके लॉजिक पजल का जवाब करते हुए। हान ने आज ही उसे अपने नंबर दे दिया था एंड उसका मैसेज देख उसे तुरंत कॉल कर कंफर्म करता है कि वो जीवो ही है ना। फिर वो जीवो को एक 2 और पजल देता है सॉल्व करने और वो इजीली सॉल्व कर देती है। हान उसे कहता है कि हम हर रोज शाम को 5 बजे बात करें, उस समय मैं तुम्हें पजल दूंगा और तुम उनका आंसर करना। जीवो मान जाती है। वो फिर स्कूल जाने भी लगता है जीवो से मिलने के लिए एंड धीरे धीरे उन दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई थी। वो उसके लिए खाने पीने का सामान भी ले जाया करता था एंड धीरे धीरे वो उसके साथ बातें करने में कंफर्टेबल होने लगती है। एक दिन जब वो स्कूल से उसे लाने गया था तब उसे आने में देर हो रही थी, इसलिए वो जाकर देखता है तो शिन उसे बुली करी थी एंड उसे देखते ही शिन भाग जाती है। जीवो भी उसके पास जा रही थी, पर हान उसे समझाता है अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, जो तुम्हें बुली करते हैं वो दोस्त नहीं होते। इस वक्त जीवो गुस्से में खुद को ही मारने लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके इकलौती दोस्त ने भी उसे आज धोखा दे दिया। हान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है एंड फिर वो उसकी मॉम को भी कॉल कर देता है। शाम को वो उन दोनों को घर छोड़ देता है एंड उसकी मॉम उसका भार व्यक्त करते हुए उससे पूछती है अगर आप चाहो तो जीवो से अंदर जाकर बात कर सकते हो। वो जीवो के रूम के अंदर जाकर देखता है कि उसका भी सपना है एक लॉयर बनेगा। इस बारे में वो उसे पूछता है जिसमें वो बता रही थी कि लॉयर्स बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। एंड वो उसे पूछता है अगर उस दिन तुमने क्या देखा था? वो बताती है उसने उस लेडी यानी रैन को मिस्टर किम के मुंह पे लगे प्लास्टिक को इस तरह से पकड़े दिखा था जैसे वो उसे मारना चाह रही हो। हान को लग रहा था कि पक्का जीवो ने गलत समझा है। जीवो कहती है सभी लोग अलग अलग एक्सप्रेशन सुनाते हैं अपने फेस से, जैसे शिन हमेशा मुझे देख के स्माइल करती है लेकिन वो अंदर से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरी मॉम मुझे देखकर हमेशा टेंस रहती है लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप मुझे देख के स्माइल करते हो, कहीं यहाँ भी तो मुझे यूज नहीं करे। और फिर अगले दिन जीवो को भी उसकी मां कोर्ट लेकर जा रही थी क्योंकि आज सुनवाई थी। एंड आज हम देख पाते हैं कि जीवो को दुनिया कैसी दिखती है। उसकी आवाज़ इतनी जोर से सुनाई देती है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता, विजन क्लियरली नहीं आते और उसे सब कुछ हिलता हुआ दिखता है। अब कोर्ट में उसे ली सवाल करता है 16 जून सुबह 5 बजे तुमने आवाज़ सुनी थी, तो आखिर तुमने देखा क्या था? वो बताती है एक बूढ़े अंकल के ऊपर प्लास्टिक बंधा हुआ था। अब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे पर वहीं एक आंटी उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। ली फिर पूछता है क्या देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उनकी हेल्प करना चाह रही थी? जीवो कहती है बिल्कुल नहीं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें मारना चाह रही हो। हान ऑब्जेक्ट करता है ये कहते हुए कि ली जीवो के ओपिनियन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये भी हो सकता है कि उसने गलत समझ लिया हो। फिर हान के बॉस एक बुक लेकर आए थे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड उसमें कुछ लाइंस उन्होंने हाईलाइट कर रखी थी जिसे वो जीवो को रीड करने के लिए कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफर करने वाले लोग फेशियल एक्सप्रेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। और फिर हान 2 फोटो दिखाता है खुशी और दुख के चेहरे की, जीवो उन्हें पहचान लेती है। लेकिन जब वो तीसरा फोटो दिखाता है जिसमें उसने खुशी और दुख के चेहरों को मिक्स कर दिए थे एंड वो सही एक्सप्रेशन समझ नहीं पाती। ली इस बात को ऑब्जेक्ट करता है पर हान कह रहा था उस दिन कोई बड़ा समझदार इंसान भी होता तो रैन क्या करी है वो जज कर लेता, तो जीवो तो फिर भी मेंटली अनस्टेबल है तो ये गलती हो ही सकती है। इस बात को उसकी मॉम से रोकती है
एंड हान वहाँ समझ आता है कि उसने जीवो की इंसल्ट की है एंड इस बात से जीवो को बहुत दुख पहुंचा होगा। लेकिन फिर वो आगे बोलता है कि जीवो अभी उस स्टेज में नहीं है कि वो सही गलत को डिफरेंशिएट कर सके। सुनवाई खत्म होती है और जज कहते हैं मैं 2 हफ्तों में वर्डिक्ट दूंगा। अब वो सू से मिलने गया था लेकिन वो घर पे नहीं थी एंड वहाँ पर वो अपने टाई के डॉट्स को काउंट करता है और वो 267 ही थे। तभी जीवो उसे कॉल करती है और उसके दिए हुए एक डिफिकल्ट पजल के आंसर बताकर उससे पूछती है क्या आपको अभी भी लगता है मैं मेंटली डिसेबल्ड हूँ। एंड फिर वो कॉल काट देती है। वो उसके घर जाकर उससे माफी मांगने लेकिन उसकी मॉम से मिलने नहीं देती। और वर्डिक्ट का दिन आ गया था एंड सभी चीजों को देखते हुए वो रैन को बेकसूर साबित कर देते हैं एंड अब उसे छोड़ दिया जाएगा। हान इस बात से बहुत खुश था एंड तभी वो रैन के मुंह पे भी एक अलग सी खुशी देखता है। वो सामने एक आदमी को देख स्माइल करी थी एंड वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर किम का ही बेटा था एंड वो भी स्माइल करता हुआ जा रहा था। रैन जब जेल से बाहर आती है तो हान बताता है कि प्रोसिक्यूशन ने एक और अपील मांगी है और उन्हें वो शायद मिल जाएगी। लेकिन रैन अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। अब वो बोलती है ये सारी बातें फालतू की है, आप हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। हान पूछता है अब यहाँ से कहाँ जाओगे। वो बताती है अपने बेटे से मिलने। हान को शक होता है कि इनकी फैमिली में तो कोई भी नहीं था तो फिर बेटा कहाँ से आ गया। तभी वो उस टाउन के अलग अलग इंसानों से मिलता है जिन्हें रैन के बारे में कुछ भी पता हो। पहला आदमी बताता है कि रैन ने उसे बताया था कि उसका ही बेटा है लेकिन रैन को उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो बहुत बीमार था और रैन के पास उतने पैसे नहीं थे। वही फिर बारिश हो रही थी और स्कूल में हम देखते हैं शेन उससे माफी मांगती है। उनकी जाती वहाँ पे रहना आती है और जीवो पे बहुत नाराज होती है तो मुझे सजा दिलवाओगी। और जीवो उसे बहुत डर गई थी। शाम को हान सू को कॉल करता है मिलने के लिए जिसपे सू करी थी वो उससे कभी भी ना मिले। फिर हान को जीवो के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे देख हान को बहुत गिल्ट होता है एंड वो ली को कॉल करता है। अगले दिन ली जीवो की मॉम से रिक्वेस्ट करा था कि वो उसे एक और बार कोर्ट में ले आए। वो मना कर देती है एंड तभी जीवो कह रही थी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, मैं कभी लॉयर नहीं बन सकती अपनी कंडीशन के कारण लेकिन विटनेस तो पक्का बन सकती हूँ। एंड आज था अपील का दिन। कटघरे में जीवो बैठी थी एंड हान का बॉस उसे दोबारा अनफिट प्रूफ करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार हान जीवो के साथ था। वो रुमाल निकालता है और उस पर डाउट्स काउंट करवाता है। इसे काउंट करने में बाकियों को मिनट्स लग जाते हैं लेकिन जीवो कुछ ही सेकंड्स में कर लेती है। फिर हान एक दूर खड़े बंदे को कुछ विस्पर करने के लिए कहता है जिसपे जीवो उसकी बातों को एक बार में समझ आती है क्योंकि उसकी हियरिंग एबिलिटी बहुत ही तेज थी। फिर वो उसे कहता है कितने वर्ष होंगे जिस दिन रहने के लिए। जीवो कहती है 52। फिर वो उसे सभी लाइंस रिपीट करने के कहता है एंड वो इन सभी लाइंस को इजीली रिपीट कर देती है और हम देख पाते हैं कि रैन ने ही मिस्टर किम को मारा था। हान कहता है जब इस बच्चे की हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, वॉचिंग पावर्स इतनी अच्छी है तो वो गलत कैसे हो सकती है। पहले हम लोगों ने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की थी। पर ये सुन बॉस गुस्से में पागल हो जाता है और कोर्ट में ही तमाशा करने लगता है एंड इस बात पे उसे बाहर निकल दिया जाता है। फिर वो कहता है मिस रैन प्लीज आप बता दो आपको मिस्टर किम को मारने किसने कहा था। वो कहती है उनके ही बेटे ने क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में थी और उसे अपने फादर की प्रॉपर्टी चाहिए थी। उसके फादर अपनी प्रॉपर्टी दान करने वाले थे एंड रैन को भी अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो वो उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है। वो जीवो से कहता है जीवो तुमने कर दिया, तुम अब तक की बेस्ट फिटनेस बन चुकी हो। जीवो ने अपने बर्थडे पे हान को भी इनवाइट किया था एंड लौटते वक्त वो उसे हक कर लेती है। लास्ट सीन में हान सू के पास जाता है और उससे माफी मांग लेता है। हान को उसके फॉर्म से निकाल दिया गया था लेकिन सच्चाई के लिए हारना झूठ वाली जीत से तो काफी बेहतर था एंड वो बहुत ज्यादा खुश था। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ